in case of CBSE unable to conduct the home exam or will promote the student in class in next class, or CBSE will give the grant the permission to the schools कि you can promote your student on the basis of your school record, whatever test you have conduct during your session. Okay, तो जो भी आपके एग्जाम हो रहे डोंट टेक लाइटली, मे बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि यू नो अक्टूबर इज गोइंग ऑन और विद इन 2 or 3 month अगर वी अनेबल टू रीओपन द स्कूल्स सीबीएसई और गवर्नमेंट, तो दे मे बी गिव द क्राइटेरिया कि यू कैन प्रमोट योर स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ योर होम एग्जाम, व्हाट एवर एग्जाम यू हैव कंडक्टेड. तो स्कूल हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट द वीकली टेस्ट इन क्लास 9 to 12. अब how to we conduct the weekly test, will frame the timetable, I will post in a WhatsApp. तो every week one subject exam will be held. Okay, जैसे क्लास 9th में फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश है फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट विल बी डिफरेंट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वीक विल बी डिफरेंट सब्जेक्ट. तो आपका वीक में एक ही एग्जाम होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. ओके ना? Yes, sir. तो जो वीकली टेस्ट होगा डोंट टेक लाइटली, मे बी पॉसिबिलिटी, मे बी, मैं नहीं करा श्योर, मे बी पॉसिबिलिटी कि योर एनुअल परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड ऑन दैट वीकली टेस्ट. वीकली टेस्ट भी हो सकता है, आपके PT2 एग्जाम भी हो सकते हैं. अगर इन केस ऑफ एनुअल एग्जाम नहीं होता है तो इन प्लेस ऑफ एनुअल एग्जाम की जगह हम किसको कैलकुलेट करेंगे? वीकली टेस्ट को. तो आपका वीकली टेस्ट भी मे बी पॉसिबिलिटी. तो वीकली टेस्ट तो होगा, मार्क्स काउंट होंगे नहीं होंगे इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन, ये बाद में डिसाइड होगा बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. ओके, तो वीकली टेस्ट ट्यूसडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट. आज तो ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि विद इन 7 days जो आपके 7 days है, तो इसके अंदर टीचर जितना भी विद इन 7 days जो स्टडी किया आपने उसको हम वीकली टेस्ट में एग्जाम में कंडक्ट कराएंगे. ओके, इस सब्जेक्ट वाइज होगा, 1 day 1 सब्जेक्ट, मतलब ऑन ट्यूसडे 1 सब्जेक्ट वीक में एक बार होगा. और एनी डाउट यू वांट टू आस्क यू मे बी आस्क. लेटर ऑन विल प्रोसीड द चैप्टर 4. हमारा सिलेबस बहुत कम बच्चा है, इसलिए इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क फर्स्ट. तो जब मैं कल क्लास लूंगा तो बिफोर 5 मिनट इंट्रोडक्शन जब क्लाइमेट दूंगा या स्टार्ट करेंगे, तो बिफोर 5 मिनट आई विल डिस्कस ऑन द मैप. 5 मिनट के लिए मैं मैप से रिलेटेड डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द प्रॉपर वे टू लोकेट द मैप. ओके, so today we are going to start about the introduction of climate chapter. So in this chapter what are the different points we'll discuss. तो मैं आपको बता देता हूँ, आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, tomorrow onwards we'll start the chapter. तो इन इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है जो स्टडी करेंगे. ओके, तो इन दिस चैप्टर we'll discuss about the what are the factor which affect the climate. अब पहले तो हम जान लें क्लाइमेट, और 2 टर्म आते हैं, क्लाइमेट एंड द वेदर. तो यू नो क्लाइमेट एंड जो वेदर होता है ना, तो इन दिस कौन कौन से ऐसे. अब क्लाइमेट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का एक लॉन्ग पीरियड वेदर कंडीशन. जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो एक वेदर कंडीशन होती है ना, डेट इज नोन एज द क्लाइमेट. और वेदर होता है इट इज फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड. अब जैसे आप देख रहे हो लास्ट 2-3 डेज से वेदर कैसे हो गया? रेनी सीजन. ज्यादा रेन तो नहीं हो रही बट टेम्परेचर इज चेंजिंग. ओके, तो डेट इज द वेदर. अब ये कोई 2 और 3 डेज के लिए जो रेन आई है या थोड़ा बहुत भी यू नो रेनफॉल हुई है, तो सच रेन वी कांट से द रेनी, इसको हम रेनी सीजन नहीं कर सकते. ये वेदर में चेंजेज है. दिस इज द हैपेंस विद द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. ये वेदर चेंजेज है. तो वेदर होता है शॉर्ट पीरियड कंडीशन, ये कभी भी चेंज हो सकता है. इट मे बी चेंज मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, कभी भी चेंज हो सकता है. अब जैसे कहीं आप जाते हो यू नो ग्राउंड पे सनलाइट है, अब विद इन सेकेंड क्लाउड्स आ जाते हैं तो आपके शेडो बन जाती है यू नो क्लाउड्स की. तो वेदर तो चेंज हो जाता है विद इन सेकेंड. वेदर में बी चेंज एनी टाइम बट क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर. तो हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा पॉइंट है, जो ऐसा कौन सा वेदर है जो कंटिन्यू सभी को अफेक्टेड करता है क्लाइमेट को? तो डेट इज द मॉनसून. अब इस चैप्टर 4 को अगर हम क्लाइमेट की जगह
मॉनसून भी कहेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरे मॉनसून से रिलेटेड पॉइंट स्टडी करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट और वेदर को चेंज करने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्लाइमेट के लिए जो फैक्टर्स है, लेटीट्यूड है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं पॉइंट दे रहा हूं इंट्रोडक्शन, डिटेल्स में टुमारो विल डिस्कस। लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ओके, अल्टीट्यूड से। लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड्स के अंदर डिफरेंस होता है हाइट, अल्टीट्यूड मींस द हाइट, वो डिटेल में बता देंगे, ओके। एंड जेट स्ट्रीम में विल डिस्कस अबाउट द जेट स्ट्रीम। कोरियोलिस फोर्स लगता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न ईस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो दिस आर द फैक्टर। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द मॉनसून। अब मॉनसून भी टू टाइप का होता है, मॉनसून यानी रेनी सीजन। अब रेनी सीजन आर टू टाइप्स। वन इज द ऑनसेट मॉनसून। ऑनसेट का मतलब हुआ बेटा कि इंडिया के अंदर मॉनसून रिटर्न इंटर कर गया और 3 मंथ के लिए रेनफॉल होती है, डेट इज नोन एज द ऑनसेट। ऑनसेट, ON, ऑनसेट मॉनसून, ओके। आफ्टर 3 मंथ क्यों रिटर्न होता है, रीजंस बताएंगे। डेट इज नोन एज द रिट्रेटिंग मॉनसून, उसको रिट्रेटिंग मॉनसून बोला जाता है, तो 3 मंथ बाद रिटर्न होता है। तो अभी जो हैदराबाद में जो रेनफॉल हुई है, दिस हैपेंस थ्रू द रिट्रेटिंग मॉनसून, क्योंकि ये रिट्रेटिंग मॉनसून से हुई है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि कैसे इट इज पॉसिबल, रिट्रेटिंग मॉनसून से रेनफॉल कैसे हुई। ओके, तो मॉनसून रिटर्न्स होता है, मॉनसून रिटर्न होता है। तो दोस विंड्स आर रिट्रेटिंग फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, जो ग्राउंड पे चल रही है, और एक रिट्रेटिंग मॉनसून की विंड्स होती है बे ऑफ बंगाल, ओके। ये बे ऑफ बंगाल है और दिस इज द लैंड पार्ट, ये लैंड पार्ट है। तो जो विंड्स लैंड पार्ट में मूव कर रही है, रिटर्न होकर इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो दिस विंड्स कांट कंज्यूम द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू ग्राउंड। तो क्या है, ग्राउंड सरफेस है, कोई वाटर सोर्सेज है नहीं। जो वाटर सोर्सेज है वो किस टाइप के वाटर सोर्सेज है, लाइक ए पॉन्ड से लेके छोटे छोटे वाटर सोर्सेज है। तो विंड्स कांट कंज्यूम द वाटर, अब वाटर को कंज्यूम कर नहीं सकती, तो ये वाली जो विंड होगी ये ड्राई होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी इसके अंदर, और कोई रेनफॉल होने के चांसेस नहीं होंगे। बट दोस विंड्स आर मूविंग पासिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स पासिंग हो रही है, तो ये पूरा एरिया क्या बेटा, वाटर है, ये पूरा एरिया वाटर है। तो इसमें चलने वाली विंड्स क्या करेगी, वाटर को कंज्यूम कर लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, अब वाटर को एब्जॉर्ब करना, कंज्यूम करना क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ सिंपल एग्जांपल। समर में हम किसी क्लोथ को बाहर सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो जो विंड होती है वो ड्राई होती है, यानी उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ जो वाटर होता है ना वो बहुत कम होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग समर आप देखते हो क्लोथ बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और रेनी सीजन में किसी भी विंड्स के अंदर ह्यूमिडिटी या वाटर अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप विंटर में रेनी सीजन में आप देखना, जब क्लोथ को ड्राई करोगे तो ऑलरेडी जो विंड है ना उसके अंदर ऑलरेडी इतना अमाउंट ऑफ वाटर है कि वो कंज्यूम नहीं कर सकती। सपोज 90% ह्यूमिडिटी है तो 10% कंज्यूम कर सकते। तो उस क्लोथ का वाटर जब कंज्यूम नहीं होगा, जब एयर ही तो है ना उसको सुखाती है, सनलाइट इनमें एयर होती है, तो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इट टेक द लॉट ऑफ टाइम, ओके, फॉर ड्राई। तो ये विंड क्या करेगी, वाटर को कंज्यूम करेगी। तो जब मॉनसून रिटर्न होता है तो वाटर कंज्यूम बाय द दोस विंड्स आर पासेस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो व्हाट हैपन, जो देयर आर 4 स्टेट, यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होती है किसमें, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर। केवल हमारे 4 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में, मोस्टली 4 कॉमन, रेनफॉल कहीं भी हो सकते हैं। तो दिस आर द 4 स्टेट व्हिच रिसीव द रेनफॉल थ्रू द रिट्रेटिंग मॉनसून।
जो मॉनसून रिटर्न हो रहा है उनसे रेनफॉल रिसीव करते हैं। अब 4 स्टेट आते हैं इसको, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आप देखोगे कि अक्टूबर एंड नवंबर में यहाँ साइक्लोन्स आते हैं। अब अभी अक्टूबर मंथ में आपने देखा विद इन आई होप 5 to 10 डेज बिफोर का इशू मैटर, 5 to 10 डेज बिफोर इन हैदराबाद 20 सेंटीमीटर रेनफॉल विद इन 1 डे। एक दिन में 20 सेंटीमीटर Yes, sir. इस मीट्स के द्वारा। और वहाँ की न्यूज में बताएगा कि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है वो फ्लोटिंग होना स्टार्ट हो गई थी वाटर के अंदर, इस टाइप से ये भी सीन इन मीडिया और न्यूज में आपने देखा होगा। तो दिस हैपेंस टू द Yes, sir. जनरेटिंग मॉनसून इन द 4 स्टेट मोस्टली। अब इन स्टेट में जो रेनफॉल हुई, जैसे वो किसी भी में हो सकते हैं, चारों स्टेट रिसीव करते हैं रेनफॉल, ओके, बट डिपेंड करता है कि साइक्लोन किसको ज्यादा अफेक्टेड करता है। अगर साइक्लोन यहाँ बना है तो इट विल बी अफेक्टेड दैट एरिया, साइक्लोन यहाँ बना है तो इट विल बी अफेक्टेड दैट एरिया। तो इट डिपेंड्स साइक्लोन किस जगह जनरेट होता है उसी एरिया को ज्यादा अफेक्टेड करता है। अब इस रेनफॉल का जो इफेक्ट है वो हमारे राजस्थान इनमें भी थोड़ा बहुत देखा होगा आपने, विद इन 2 डेज थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो इतना अफेक्टेड होता है। तो दिस हैपेंस थ्रू द रिफ्लेक्टिंग मॉनसून। So these are the 2 points we will discuss in this chapter, onset of monsoon and return monsoon। onset मतलब हो गया, onset मतलब मॉनसून का आना और रेनफॉल होना। अब रिफ्लेक्टिंग हो गया रिटर्न होना, मॉनसून कैसे रिटर्न होता है इंडिया से अक्टूबर नवंबर में। ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सीजन। अब इन इंडिया देयर आर द 4 सीजन। There are the 4 season in India। तो we'll discuss जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है और मॉनसून ऑनसेट और रिट्रेटिंग। तो इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस एरिया में कितना टेम्परेचर होता है, व्हाट आर द किस एरिया में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनी रीजन्स रिगार्डिंग द वेदर। जैसे हमारे समर में राजस्थान में क्या होता है, लू चलती है, तो डेट इज द स्पेसिफिक फॉर द राजस्थान ना। तो समर में हम लू को स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द डेट मंथ। उसी समर सीजन में few regions of the West Bengal receive the rainfall, तो डेट इज नोन एज द काल बैसाखी। अब काल और बैसाखी क्यों बोला जाता है इनसाइड द वेस्ट बंगाल, बिकॉज दिस हैपेंस इन द मंथ ऑफ बैसाख। क्योंकि हिंदी के जो मंथ होते हैं ना, तो मार्च अप्रैल का मंथ होता है बैसाख मंथ, ओके। तो बैसाख मंथ में जो रेनफॉल होती है इन बंगाल मोस्टली दिस इन बैसाख मंथ। और काल मतलब होता है पीरियड, टाइम, तो वो किस पीरियड में होते हैं, बैसाख मंथ में। तो डेट्स व्हाई डेट इज नोन एज द काल बैसाखी, ओके। अब जैसे कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून में मैंगो शावर्स होता है, केरला ऐसा होता है जिसके अंदर सबसे पहले रेनफॉल रिसीव करता है केरला, क्योंकि वो सबसे इधर है। तो केरला जो रेनफॉल रिसीव करता है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, तो उससे क्या होता है, वहाँ मैंगो होते हैं ना, वो मैंगो पक जाते हैं, उससे रिपन हो जाते हैं, पकते हैं। तो उसी बेस पे उस रेनफॉल का क्या नाम दे दिया, मैंगो शावर रेनफॉल। तो दिस पॉइंट विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो ये टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे बेटा। अब रिगार्डिंग दिस चैप्टर इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क। फिर इसका इंट्रोडक्शन दिया मैंने और इसको मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। यस बेटा। 6th में हमने स्टडी किया था कि देयर आर द 3 मेजर हीट जोन्स। अब लैटिट्यूड्स, व्हाट आर द लैटिट्यूड्स, अब कैसे क्लाइमेट को अफेक्टेड करेगा ये लैटिट्यूड्स, ओके। तो देयर आर 0 डिग्री दैट इज नोन एज द मिड लैटिट्यूड। इसको मिड लैटिट्यूड बोला जाता है। व्हाई, बिकॉज़ दिस लैटिट्यूड डिवाइड ऑल अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। में बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, डजंट मैटर, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। तो दिस इज नोन एज द 0 डिग्री व्हिच डिवाइड ऑल अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, ओके। तो दिस इज नोन एज द 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 90 लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न साइड, 0 टू 90 इन सदर्न साइड। तो टोटल लैटिट्यूड्स हो गए 180, ओके। और इसको अगर हम सर्कल में भी डिवाइड करें तो 180 लैटिट्यूड टोटल है। अब 3 लैटिट्यूड आर इंपोर्टेंट। इन 3 लैटिट्यूड्स को मेजर लैटिट्यूड कहा जाता है, मेजर इंपोर्टेंट लैटिट्यूड। व्हाई, बिकॉज़ these are the 3 latitude. This is the last latitude in the northern hemisphere which receive the direct rays of sun।
सन की डायरेक्ट रेज इस लैटिट्यूड तक आती है, फिर इसके बाद कोई ऐसा लैटिट्यूड नहीं है जो सन की डायरेक्ट रे रिसीव करे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑल आर रिसीव द स्लेंटिंग रेज, सबको स्लेंटिंग है, यानी डायरेक्ट रेज जिस लैटिट्यूड्स पे आते हैं दैट इज द 23 एंड हाफ। इसकी वैल्यू क्या रखी गई है? 23 एंड हाफ नॉट। तो इस लैटिट्यूड को हमने नेम दिया है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज आल्सो नोन बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दिस इज द लास्ट लैटिट्यूड। मैंने बता दिया इसका फीचर्स क्या है। इट इज द लास्ट लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हिच रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन। ओके, इक्वेटर है व्हिच रिसीव ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार सन की डायरेक्ट रेज रिसीव करता है। व्हाई? बिकॉज़ सन जब डायरेक्ट रेज इस पे मूव करेगा, इस पे मूव करेगा, तो ट्वाइस इन ईयर हो गया ना। एक बार ऐसे क्रॉस किया तो वन टाइम हो गया, अगेन क्रॉस सेकंड टाइम हो गया। ओके, तो ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार, इन ईयर लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इट रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन ट्वाइस इन ईयर, ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार। ओके, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। और इक्वेटर की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। ओके, अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज द लास्ट लैटिट्यूड व्हिच रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन। सन की जो डायरेक्ट रेज रिसीव करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सर मे यू रिपीट फ्रॉम इक्वेटर? ओके ओके, डजंट मैटर, आई रिपीट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेटा। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लास्ट लैटिट्यूड व्हिच रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन। कब करता है मैं डेट बाद में बताता हूं। ओके, क्योंकि अभी इसको कंटिन्यू रखो। लेट ऑन व्हेन सन वापस इक्वेटर रिसीव द ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार सन की डायरेक्ट रेज रिसीव करता है इक्वेटर। क्यों? क्योंकि मिड में अगर सन को आप यहां से स्टार्ट करो और ये पे वापस लेके आते हो, सपोज जैसे सन की रेज गई लाइन, तो फर्स्ट टाइम क्रॉस हो गया, अगेन सन की रेज रिटर्न हो इस पे, तो 1 राउंड कंप्लीट हुआ ना, तो सेकंड टाइम, तो ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार कौन रिसीव करता है सन की रेज? डायरेक्ट इक्वेटर, डायरेक्ट रेज। ओके, दैट इज द इक्वेटर। एंड this latitude is known as the 23 and half साउथ होता है, साउथ में लोकेशन है, डेट वाइज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो दिस रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन, तो इसका नेम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दिस इज नोन बाय, तो दिस आर द 3 मेजर लैटिट्यूड व्हिच रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन। सन की डायरेक्ट रेज इन 3 पे जाती है। हम लास्ट को स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा इनके बीच में नहीं जाती, बीच वालों पे भी जाती है। जैसे 0 to 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 21 22 23, तो ऑल दिस लैटिट्यूड रिसीव डायरेक्ट रेज सन। पर हम लास्ट लैटिट्यूड को स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट हुआ। ऐसे इधर की 0 to 23, यानी इसके बीच के सभी लैटिट्यूड सन की डायरेक्ट रेज को रिसीव तो करेंगे, बट इंपोर्टेंट कौन हुआ? इट इज द लास्ट, दैट्स व्हाई इसको हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं क्लाइमेट के लिए, दैट इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसकी वैल्यू देखी जाए तो दैट इज द 23 एंड हाफ साउथ, लोकेशन जो आ रही है इसकी। ओके, जीपीआरएस जो होता है, जीपीएस होता है, जीपीएस सिस्टम, तो उसके अंदर आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन आ जाती है, आप किस जगह खड़े हो। तो दिस इज नोन एज 23। अब कब किस डेट को आती है वो मैं बता देता हूं। ओके, हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं इक्वेटर से। तो इक्वेटर पे 21 मार्च सन की डायरेक्ट रेज आएगी, 21 मार्च को सन को मूव करा दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 3 मंथ ऐड कर दो। 3 मंथ होता है अप्रोक्सीमेटली, डेट लर्न करनी है आपको, 3 मंथ माइंड में रखना। मार्च में आई तो ऐड द 3 मंथ, अप्रैल मई जून, तो 21 जून, 21 जून को डायरेक्ट रेज कहां होगी बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, अगेन रिटर्न हुआ सन, 3 मंथ ऐड करो जून में, जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहां हो जाएगा 22 सितंबर। सेकंड जो डायरेक्ट रेज आई है दैट इज द 22 सितंबर।
अगेन सेप्टेम्बर में 3 मंथ। अब ये आप कहोगे सर 21 जून आए या 21 आए या 22 क्यों आए, बिकॉज हर मंथ 30 डेज का नहीं होता। ओके, इस पे इतना माइंड मत लगाओ। 22 सितंबर 3 मंथ वाला फॉर्मूला याद रखना आपको, दो डेट से हम रखना, एक को ऐड कर देना। ओके, फिर 3 मंथ सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इट विल बी सेम डेट 22 दिसंबर। तो आपको इतना सा ध्यान रखना कि फर्स्ट डेट और सेकंड डेट सेम होती है, थर्ड एंड फोर्थ सेम होती है। लर्न हो गया। 21 मार्च से स्टार्ट हुआ फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ फ्रॉम इक्वेटर। ओके, एट द 3 मंथ सेम डेट जून, अगेन एट द 1 डे मींस द 3 मंथ 22 सेम डेट। तो ये लर्न हो गया आपको, फर्स्ट टू डेट सेम होती है, थर्ड और फोर्थ सेम होती है। तो दिस इज द डेट विच रिसीव। अब ये तो हो गया आपका लैटिट्यूड की डेट। अब ये सोचिए बेटा, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को डायरेक्ट रेज है, इफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की डायरेक्ट रेज है, तो दोज कंट्रीज लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इन द मंथ ऑफ जून वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड और हॉट? Which type of Hot. temperature? Hot. It will be hot ना, good. तो यहाँ पे hot climate हो गया। अब बेटा same time in the month of June, those countries are located near the Tropic of Capricorn, तो वहाँ रेस क्या जा रही है, slanting, तो their temperature will be cold or hot? Cold. Hot. Cold. कोल्ड होगा क्योंकि रेस नहीं आ रही, यहाँ पे स्लैंटिंग रेस आ रही है, तो इट विल बी कोल्ड। तो अब आपको पता चल गया है कि हाउ द लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट वेदर। अब देखो सेम टाइम में एक जगह हॉट हो गया, एक जगह कोल्ड हो गया, तो लैटिट्यूड अफेक्ट कर रहे हैं, यानी किसी भी कंट्री की लैटिट्यूड लोकेशन टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। अब सपोज यहाँ जो कंट्री हॉट हो गया और जो कंट्री नॉर्दर्न, सपोज जो कंट्री नॉर्दर्न पोल्स के क्लोज है, तो दैट विल बी कोल्ड, तो लैटिट्यूड लोकेशन विल बी चेंज द क्लाइमेट और नॉट। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस कि लैटिट्यूड लोकेशन आल्सो चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो लैटिट्यूड जो कंडीशंस होती है क्लाइमेट को चेंज करती है लैटिट्यूड। कल मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा। तो टुडे इनफ फॉर टुडे। If you have any doubt, I am giving 2 minutes regarding today's topic only. Today's topic, or you can discuss any point. So today's topic you can discuss any point regarding if you have any doubt.